मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये है आपके चैप्टर का नाम और इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो वीडियो पहले बना हुआ था जिसमें मैंने चैप्टर को समझाया था उसमें A to Z हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया था और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आए हैं सब के सब उसी चीजों में से आए हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर लूं। अब जो बच्चे ये कहते हैं कि सर शॉर्ट कोर्स से पढ़ा दो, शॉर्ट कोर्स से तो हम पढ़ा तो देंगे, वीडियो को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट तो कर देंगे, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। अगर कल की डेट में अगर उनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तो आप हमें ही बोलोगे कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चन नहीं आए। तो इस वजह से हम अपनी ओर से पूरी की पूरी जो बुक है उसमें जो भी चैप्टर्स हैं हर एक चीज को हम क्लियर करके चलते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियोस को देखे हैं पहले वाले का 7 चैप्टर की जो वीडियो आई थी पहले चैप्टर को जिसमें समझाया हूं, अगर वो वीडियो आपने देखा है तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आप उनको कर पाएंगे। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नोट्स पाने के लिए आपको पता है, नोट्स पाने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना है 7011912793 पे। ठीक है, इस पे मैसेज करके आपको नोट्स ले लेना। और एक चीज और, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है ना सब की सब आपके पास मिलती रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और फिर बाद में मैसेज करके बोलते हैं कि सर मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कियो, साथ ही साथ उसका बेल आइकन भी क्लिक कर लो ताकि जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 8 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, उस हिसाब से हम चीजों को देखेंगे, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन इस हिसाब से। ठीक, अच्छा, बाकी जो फॉर्मेट है सैंपल पेपर का फॉर्मेट है सेकंड टर्म का, वो भी डिस्कशन करवा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है, द पाइटा नामक कृति किसने और कहां बनाई। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है न्यू टेस्टामेंट क्या है, फेदेल ने मार्चिसा इसाबेला द इस्ते का वर्णन किस रूप में किया है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और क्यों हुई और इसके उद्देश्य लिखिए। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सपोर्ट मटेरियल में भी ये चीज पूछा गया है, तो इस चीज को क्लियर आप कर लीजिए। आज सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो मैं आपको जब पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने बताया था या तो रेनेसां व्यक्ति बोल लो या फिर पुनर्जागरण पुरुष बोल लो, बात दोनों एक ही है क्योंकि एक ही चीज दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यही देखिए लिखा है रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो पुनर्जागरण पुरुष उसे कहते हैं या फिर रेनेसां व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, कौशल हो और दूसरों को हितों के लिए काम करता हो, कौशल हो। अच्छा, एक चीज देखिए, रेनेसां व्यक्ति उसे भी कहते हैं जैसे मान लो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण हैं, जैसे अच्छा पढ़ाई भी कर लेता है, अच्छा सिंगिंग भी कर लेता है, कोई भी काम बहुत ही अच्छे से करता है। तो ये जितनी भी क्वालिटी है ना ये सब की सब कौशल में आती है और कौशल जिसके अंदर है वो रेनेसां व्यक्ति है। तो यही लिखा है पुनर्जागरण पुरुष उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जिनके अंदर कौशल होता था और दूसरों के हितों के लिए काम करे, मतलब दूसरों की अच्छाई के लिए काम करे, दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहे, वो रेनेसां व्यक्ति कहलाता है। बात समझ में आ गई। दूसरा बात करते हैं, यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है। यथार्थवाद किसको बोलते हैं, तो आपको पता है जो शरीर विज्ञान, रेखा गणित और भौतिक विज्ञान और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दे दिया। क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे जो इतावली यानी कि जो इटली है, इटली में धीरे धीरे विकास होना स्टार्ट हो गया। और किन किन चीजों से हुआ, शरीर विज्ञान के द्वारा चीड़ फाड़ होने स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ
लोगों का और दिमाग डेवलपमेंट हुआ, रेखा गणित आ गई जिसकी वजह से वो कला जो बनाते थे, कलात्मक जो चीजें करते थे वो भी अच्छे से करने लगे। भौतिकी और सौंदर्य के द्वारा इतावली का एक नया स्वरूप, नया रूप सामने निकल के आया, और जिसे ही बाद में क्या बोल दिया गया, यथार्थवाद का नाम बोल दिया गया। ठीक है, और यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। ठीक है, तो यानी कि जो इन सब चीजों की वजह से इतावली कला का जो नया रूप सामने आया उसी को यथार्थवाद का नाम दे दिया गया था। अच्छा, दीपाइटा नामक कृति किसने और कहां बनाई थी? तो यहाँ पे देखिए, दीपाइटा नामक चित्र में माइकल एंजेलो ने बनाई थी, और जो कि सेंट पीटर की वेसिलिका में स्थित है। तो ये हो गया जी इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वो खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन, चरित्र, धर्मोपदेश, प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। मतलब क्या है कि जीवन चरित्र के बारे में लिखा हुआ है, उनके जो धर्म उपदेश है उसके बारे में लिखा हुआ है, और जो स्टार्टिंग में जो अनुयायी थे ना उनका उल्लेख किया। अनुयायी का मतलब होता है जो फॉलोवर्स थे, उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। फेदेल ने मार्चिसा इस्ताबेले द इस्ते का वर्णन किस रूप में किया है? तो किस रूप में किया है? क्योंकि आपको पता है ये एक प्रकार की ऐसी प्रभावशाली महिला थी जिसने क्या किया था, अपने पति की अनुपस्थिति में, मतलब वो जब नहीं थे पति उनके, तो उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने राज्य पर शासन किया था। ठीक है, और इनका जीवन काल ये है 1474 से लेकर 1539। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं 6 का। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और क्यों हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? तो देखिए यहाँ पे लिखा है, ये ईसाई धर्म में विवाद के पश्चात प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए पादरी इग्रेसियास लोयला ने 1540 में स्पेन में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की थी, और इनके अनुयायी क्या कहलाते? जेसुइट कहलाते। ठीक है, और इसका उद्देश्य निर्धनों की सेवा करना था और दूसरे की संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को व्यापक बनाना था। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इनका जो निर्धन लोग थे उनकी सेवा करना इनका उद्देश्य हुआ करता था, और दूसरों की संस्कृति के बारे में अपने ज्ञान को व्यापक बनाना इनका उद्देश्य था। तो इस तरीके से सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई, डेट आपका लिखा है 1540 में, और इसके जो उद्देश्य है, नीचे का जो उद्देश्य वो चीज आप लिख सकते हैं। बात करते हैं आगे। अगला लिखा है कि मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण है? अब ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मानवतावादी विचारों के क्या अभिलक्षण है, तो इस चीज को देखते हैं। तो मानवतावादी विचारों के निम्नलिखित अभिलक्षण थे, ये तो आपको स्टार्टिंग में लिखना ही है, उसके बाद जो पॉइंट है उस चीज को लिखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जिन बच्चों ने पहली वीडियो जो देखी है उनको तो ये पूरा का पूरा वैसा ही दिखाई दे रहा होगा जैसा कि पहले मैंने पढ़ाया था, क्योंकि सारे के सारे जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सब के सब उसमें डिस्कशन हुए थे। ठीक है, तो क्या है मानवतावादी के लक्षण, इस चीज को देखते हैं। तो मानवतावाद विचारधारा के अंतर्गत मानव के जीवन, सुख और समृद्धि पर बल दिया जाता था। मानवतावाद के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट हो गया था कि मानव धर्म और ईश्वर के लिए ही नहीं होकर अपने लिए भी है। अच्छा, साथ ही साथ मानव का अपना एक अलग विशेष महत्व है। साथ ही साथ मानव जीवन को सुधारने और उनके भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने पर बल देना चाहिए, यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं उन चीजों को सॉल्व करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ मानव एक प्रकार मानवों का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये मानव ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है, यानी कि सबसे बढ़िया रचनाओं में से एक है। मनुष्य की उपाधि इसीलिए बड़ी दी गई है क्योंकि इनकी जो सोचने की जो शक्ति होती है ना, वो काफी तीव्र होती है हर एक प्रकार से, इसी वजह से इसको सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ मानवतावादियों द्वारा वाद विवाद पर जोर दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इनके अनुसार जिस प्रकार शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी प्रकार मस्तिष्क की ताकत बढ़ाने के लिए वाद विवाद आवश्यक है। अगर आप किसी से डिबेट करते हो तो जाहिर सी बात है आपका जो मस्तिष्क है नई नई प्रकार की चीजों को सोचता है, और जिसकी वजह से आपका मस्तिष्क यानी कि दिमाग
बढ़ता है। इससे मस्तिष्क की ताकत बढ़ती है और लोग क्या होते हैं, तेजस्वी होते हैं। तो देखिए मानवतावादी शब्द है। अच्छा, मानवतावादी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, तो आपको याद है मैंने बताया था उन टीचरों के लिए प्रयुक्त किया गया था जो अलंकार शास्त्र, नीति दर्शन इत्यादि चीजों को पढ़ाया करते थे। अच्छा, इनसे लोगों का धीरे धीरे दिमाग बढ़ते चला गया और ये अब सुख समृद्धि की चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। साथ ही साथ इनका कहना ये था कि सिर्फ धर्म और ईश्वर मतलब इनका कहना ये था कि जो मनुष्य है सिर्फ धर्म और ईश्वर को ही ना जीकर अपने लिए भी जीता है। और साथ ही साथ इन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया कि जो अगर हम अपने दिमाग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे जी, वाद विवाद करेंगे और इससे क्या होगा, हमें नई नई चीजों को सोचने की शक्ति मिलेगी। तो ये चीज है मानवतावादी विचारों के क्या विलक्षण थे, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में ही क्यों हुआ। इतावली मतलब इटली शहरों में ही क्यों हुआ, तो क्यों हुआ, तो पहला ये चीज लिखा है कि मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतावली शहरों में होने के कारण, क्या कारण थे, तो पहला है इन नगरों में खुले विश्वविद्यालय थे। यानी कि आपको पता है इटली में सबसे पहला विश्वविद्यालय खुला था, ठीक है, जिसमें विधि शास्त्र के नए नए केंद्र स्थापित किए गए थे, यहाँ पे अध्ययन के केंद्र स्थापित किए गए थे। साथ ही साथ इनके शिक्षण यानी कि पढ़ाई के कार्यों में अंतर्निहित था कि धार्मिक शिक्षण के अलावा बहुत कुछ जानना बाकी है और इसी को मानवता शब्द का नाम दिया गया। जैसे नीति शास्त्र, अलंकार शास्त्र, दर्शन शास्त्र, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो इन्हीं चीजों को मानवतावाद शब्द का नाम दिया गया। विधि शास्त्र की शिक्षा के कारण यहाँ होने वाला व्यापार, वाणिज्य और संबंध क्रियाकलाप हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब विधि शास्त्र पढ़ाई जाने लगी, इनका शिक्षा जब दिए जाने लगा, तो जिसकी वजह से जो हमारा व्यापार और जो वाणिज्य है ये धीरे धीरे हमारा बढ़ना स्टार्ट हो गया। इनकी जो क्रियाकलाप है वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई। इसके साथ साथ जब क्रियाकलाप बढ़नी स्टार्ट हो गई तो जाहिर सी बात है जहाँ पे व्यापार होगा, वाणिज्य होगा और वहीं पे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी वकालत की, लोगों की, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी होंगे तो वकीलों की जरूरत पड़ेगी। तो यही लिखा है कि इनके लिए नोटरी और वकील, नोटरी भी एक प्रकार के वकील ही होते हैं, ठीक है, इनके लिए नोटरी और वकीलों की जरूरत होती थी ताकि वह नियमों को लिखने, व्याख्या करने और समझौते तैयार करने का कार्य करते थे। जैसे मान लो कोई डील होता है तो जो भी डील होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक दस्तावेज की जरूरत होती है और दस्तावेज तैयार करेंगे जी नोटरी या फिर वकील, इस चीज को तैयार करेंगे। आगे, पुस्तकों के प्रकाशन के कारण ही इटली की मानवतावादी संस्कृति का तेजी से फैलाव हुआ। तो यही सब कारण थे जिसकी वजह से सबसे पहले जो इटली है या फिर इतावली है वो मानवतावादी विचारों का सबसे पहले अनुभव किया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इटली के नगरों के पुनरुत्थान के क्या कारण थे, ऐसे कौन कौन से कारण थे, इसकी बात तो पहले भी हो चुकी है कि इसके पुनरुत्थान के बहुत सारे कारण थे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन होने के बाद, यानी कि जब पश्चिमी साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद जो इटली का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वो विनाश हो गया था। मतलब विनाश का मतलब खत्म हो गया था। साथ ही साथ यहाँ कोई एकीकृत सरकार नहीं थी, मतलब एक सरकार नहीं थी, ठीक है, अन्य अन्य प्रकार की सरकारें थी। आगे, इस्लाम द्वारा एक साझी सभ्यता का निर्माण करना। एक साझी का मतलब होता है कि एक मिली जुली सभ्यता का निर्माण करना जिसमें सबका कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। रोम का पोप रोम में प्रसिद्ध तो था लेकिन यूरोप की राजनीति में क्या था, ये कमजोर था। पश्चिमी यूरोप में सामंती संबंधों का कारण नया रूप ले रहा था, यानी कि जो पश्चिमी यूरोप था उसमें जो सामंती जो संबंध थे धीरे धीरे व्यापक हो रहे थे, जिसकी वजह से ये अपना एक नया रूप ले रहा था। साथ ही साथ पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य का शासन में बदल रहा था, यानी कि जो पूर्वी यूरोप था धीरे धीरे किस शासन में बदल रहा था, बाइजेंटाइन लोग यहाँ पे आ गए थे तो इनके शासन में ये चीज कन्वर्ट हो रहा था। अच्छा, इस समय पश्चिमी यूरोप में इस्लाम भी बढ़ रहा था और धीरे धीरे करते हुए क्या हुआ, इटली कमजोर होना स्टार्ट हो गया और कई सारे टुकड़ों में ये बढ़ता हुआ चला गया। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच आगे चल के बाइजेंटाइन साम्राज्य था और जो इस्लामी देश थे इनमें क्या हुआ, व्यापार होना स्टार्ट हो गया और ये कहां से होना स्टार्ट हो गया, इटली के बंदरगाहों से होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इनका पुनर्जीवित
हुआ। मतलब क्या है कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने की वजह से इटली के जो बंदरगाह थे वो दोबारा से पुनर्जीवित हुए। तो इस तरीके से जो इटली है, इटली का पुनरुत्थान दोबारा हुआ, यानी कि पुनर्जागरण दोबारा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, मुद्रण प्रौद्योगिकी के क्या लाभ हुए, यानी कि फायदा क्या हुआ। मुद्रण प्रौद्योगिकी जो था उसका फायदा क्या था। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ जी, टेक्नोलॉजी। सिंपल सी चीज समझो, टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है कि जिस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी उसके बाद जो पुस्तकों की भरमार आ गई थी। क्यों आ गई थी, क्योंकि पहले के टाइम पे हस्तलिखित चीजें होती थी, हाथों के द्वारा लिखी गई चीजें होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के पास नई नई चीजें, नई नई बुक्स आने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से वो उसको पढ़ सकते थे। तो यही लिखा है कि मुद्रण प्रौद्योगिकी के क्या लाभ थे। तो लाभ इसके निम्नलिखित थे, जैसे मुद्रण प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप पुस्तकें अधिक मात्रा में प्रकाशित होने लगी। दूसरा, पुस्तकों का क्रय होने लगा। क्रय का मतलब होता है क्रय विक्रय होना, खरीदना बेचना, ठीक है। तो पुस्तकों को क्रय होने लगा, यानी कि जो लोग थे उस चीज को खरीदने लगे। आगे, अब विचार, मत, जानकारी तथा जो भी चीज थी वो तेजी से विकास होने लगी। अब एक मुद्रित पुस्तक सैकड़ों पाठकों के पास एक साथ पहुंचाई जाती थी। क्यों पहुंचाई जाती थी, क्योंकि एक साथ 100 पुस्तकें या 200 300 जितनी पुस्तकें चाहिए होती थी उनको प्रिंट कर लिया जाता था और उन लोगों को दे दिया जाता था। पाठक पुस्तक को खरीदकर एकांत में आराम से पढ़ सकते थे, क्योंकि आपको पता है जब पुस्तक आ जाएगा तो कहीं भी पढ़ो। नेक्स्ट, इससे लोगों को पढ़ने की रुचि में वृद्धि हुई और साथ ही साथ पुस्तकों के प्रकाशन के कारण ही इटली की मानवतावादी संस्कृति का तेजी से फैलाव हुआ है। धीरे धीरे मानवतावादी शब्द यहाँ पे धीरे धीरे संस्कृति जो थी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो ये था मुद्रण प्रौद्योगिकी के लाभ। आई बात समझ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो क्या थी स्थिति, तो सिंपल सी चीज अगर मैं इसमें बताऊं तो उस टाइम पे महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। क्यों थी, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ घर में रखा जाता था, बाहर के कामों से कोई लेना देना नहीं होता था। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थी, बाहर के कारोबार में कोई ध्यान नहीं देती क्यों नहीं थी, क्योंकि पुरुष वर्ग उस चीज को अलाउ ही नहीं करते थे। तो ये लिखा है, सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुष का प्रभुत्व हुआ करता था। महिलाओं के दहेज को वे परिवार कारोबार में लगा देते थे। जो भी पैसा आता था वो कारोबार में लगा देते थे, व्यापार में लगा देते थे। और परंतु महिलाओं को कारोबारों में परामर्श आदि देने का अधिकार नहीं था। पैसा तो ले लेते थे दहेज के रूप में, लगा भी देते थे कारोबारों में, लेकिन महिलाओं को कारोबार में अपना परामर्श यानी कि मत देने का अधिकार नहीं था। साधारणतः कारोबारी मैत्री को दृढ़ता करने के लिए दो परिवारों में विवाह स्थापित कर लेते थे। कई बार ऐसा होता था कि दो अगर व्यापारी हैं, एक ये व्यापारी और एक ये व्यापारी, तो कई बार ऐसा होता था ये आपस में ही विवाह करवा देते थे, अपने बच्चों का करवा देते थे या फिर खुद कर लेते थे, जिनकी वजह से क्या होता था इनमें मैत्रीपूर्ण जो स्थापना मतलब जो मित्रता थी और गहरी हो जाती थी। आगे, कई बार पर्याप्त दहेज का प्रबंध न होने के कारण लड़कियों को भिक्षुणी बना दिया जाता था। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम हुआ करती थी। उसका उत्तरदायित्व घर परिवार तक ही सीमित था। ठीक है, सिर्फ घर परिवार तक ही सीमित था और ज्यादा चीजों में इंक्लूड नहीं किया जाता था। व्यापारी परिवारों में महिलाएं दुकानों को चलाने में सहायता करती थी। आवश्यकता पड़ने पर महिलाएं व्यापार को भी संभालती थी तथा सार्वजनिक जीवन में भी भाग लेती थी। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता था, व्यापारी परिवारों में होता था। आगे, कुछ ऐसी महिलाएं हुई थी जिन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्य भी किए थे, जैसे वेनिस निवासी कसाद्रा फिदेल थी और जो कि यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वान थी। और एक और लेडी थी जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया था, जिसका मैंने जिक्र पहले भी कर दिया था, मर्चिसा स्टाबेले द इस्ते। ठीक है, इनका ये पूरा नाम था और इन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में राज्य को चलाया था। ये समझ में आ रही है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मार्टिन लूथर कौन था और उसने पोप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो मार्टिन लूथर की अगर मैं बात करूं तो मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट नाम
सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए विख्यात था। यानी कि जो मार्टिन लूथर था, क्यों विख्यात था? वो इसलिए विख्यात था क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्टेंट नामक सुधारात्मक आंदोलन किया था। ठीक है, प्रोटेस्टेंट नाम का सुधारात्मक आंदोलन किया था, और इसी को धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, और वे जर्मन भिक्षु भी थे, धर्मशास्त्री भी थे, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी थे, पादरी भी थे और चर्च सुधारक भी थे, जिनके विचारों के द्वारा प्रोटेस्टेंट नाम सुधारात्मक आंदोलन आरंभ हुआ, जिसने पश्चिमी यूरोप के विकास की दिशा बदल दी थी। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, और इसके विद्रोह का मतलब इन्होंने पोप से विद्रोह क्यों किए? ठीक है, विद्रोह क्यों किए, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण यह है कि जो पादरी वर्ग हैं वो अपने भोग विलास में अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे थे, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भड़क गए थे। तो देखिए क्या लिखा है, चर्च ने बहुत अधिक धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी और पादरी लोग भोग विलास का जीवन बिताने लगे थे। इन कारण बहुत से व्यक्ति इनसे घृणा करने लगे थे, यानी कि नफरत करने लगे थे, और यही बात धर्म सुधार आंदोलन के उदय का एक कारण बन गया था। पादरियों के पदों को बेचना, ये अपने इतने नीचे गिर चुके थे कि इन्होंने अपने पदों को भी बेचना स्टार्ट कर दिया था। जैसे चर्च के पादरियों का पद एक सम्माननीय पद हुआ करता था, लेकिन आगे चल के पादरियों के पदों को बेचा जाने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप लोग चर्च के विरुद्ध हो गए थे। इसके साथ साथ ये पाप स्वीकारो दस्तावेज, ये जो पोप थे ना, ये पाप स्वीकारो दस्तावेज। अभी देखिए यहाँ पे जो पोप वर्ग हुआ करते थे, ये ना एक प्रकार के दस्तावेज दिया करते थे, पाप स्वीकारो दस्तावेज। इसमें हुआ क्या करता था कि जितने भी आप पाप किए हो, आप पैसा दो, सर्टिफिकेट बनवा लो, अब जितने भी आपने पाप किया है सब का सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कभी होता है क्या? अगर आप पाप करते हो और सर्टिफिकेट बनवा लो तो क्या आप सारे पाप को खत्म कर दिए? नहीं, पैसा देने से कभी पापों को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो यही लिखा है कि चर्च द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज जो उसके सभी पापों के धारक को अनुपस्थित करने के लिए एक लिखित वादे की गारंटी देता था। इसके खिलाफ लोगों को जब सच्चाई पता चली तो ये चर्च के विरुद्ध हो गए और इन्होंने विद्रोह बहुत जोरों शोरों से करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे पोप द्वारा कर वसूली। अब आगे चल के इन्होंने क्या किया, जो पोप लोग थे, पोपों ने विभिन्न प्रकार के कर वसूला करते थे, जिसकी वजह से लोग उनके विरुद्ध हो गए। तो ये लिखा है कि पोप जनता से अनेक प्रकार के कर तथा शुल्क वसूला करता था और स्वयं यानी कि खुद ऐश्वर्य और आराम की जिंदगी व्यतीत करता था, जिसकी वजह से जो लोग थे इनके विरुद्ध हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप सभ्यता में आए परिवर्तन और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो क्या क्या परिवर्तन आया था? तो इसके परिवर्तन निम्नलिखित है। जैसे नगरों की जो संख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो गई थी, नगरों की संख्या। आगे इसके बाद क्या हुआ था, जो नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था, जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, रोम कला, ये जितनी भी थी, रोम कला और विज्ञान का एक केंद्र बन गया था। साथ ही साथ राजाओं और चर्च ने नगरों को कुछ स्वायत्तता दे दी थी, यानी कि विशेष प्रकार की छूट दे दी थी। अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों को सहायता प्रदान करते थे। मुद्रण यानी कि छापाखाने के आविष्कार से पुस्तकें लोगों को प्राप्त होने लगी, जिसके द्वारा जनता के ज्ञान में वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई और वो आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन सभ्यता से करने लगे थे। जैसे पढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है कि लोग अब धीरे धीरे उन चीजों को समझने लगे थे। आगे प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता था। आगे भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है, ये विचार गलत सिद्ध हो चुका था। अब लोग जो है अब सौर मंडल को समझने लगे थे कि जो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने नई प्रकार की खोज की थी, साथ ही साथ खगोल विद्या की खोज की थी, जिसकी वजह से वो सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करना स्टार्ट कर दिए। और लोगों को जो पहले अंधविश्वास था पोप का रहा या जिसका भी अंधविश्वास था, उनके खिलाफ इन्होंने
इनके ज्ञान में वृद्धि हुई तो उनको पूरी तरीके से गलत सिद्ध कर दिया, यानी कि पहले के विचारों को गलत सिद्ध कर दिए और धीरे धीरे अब उन्हीं चीजों पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिए जो चीज सही था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ साथ इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो करवा लिया, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम निकले। तो आपको ये बात पता है कि ईसाई धर्म में वाद विवाद हुआ क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के मत स्टार्ट हुए। कोई बोलता था कि ईसाई धर्म का जो पहला वाला धर्म था वो सही था, कोई बोलता था कि नहीं इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो सही था, कोई लोग इसके विरुद्ध हो गए थे, कोई लोग पोप के विरुद्ध हो गए थे। तो बहुत सारी चीजें इसी वजह से इसमें वाद विवाद हुआ और इसके कुछ परिणाम निकले। क्या निकले, इन चीजों की बात करते हैं। तो इसके जो वाद विवाद जो थे निम्नलिखित कारणों से हुए, जैसे उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को निम्नलिखित तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ईसाइयों को अपने पुराने ग्रंथों के तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया, यानी कि जो कुछ ईसाई जो उत्तरी यूरोप के थे इन्होंने क्या किया, लोगों को समझाया कि जो हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ थे ना वो बहुत ही अच्छे थे और हमें उन्हीं को पालन करना चाहिए। आगे अनावश्यक जो कर्म कांड है उसको हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मानव को एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता बताया गया, मतलब एक ऐसा कर्ता जैसे मानव जो है एक विवेकपूर्ण, यानी कि एक तो पहली बात तो ये फ्री है, अपने आप किसी दूसरे का इस पे जोर दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्री है, कोई भी काम कर सकता है, अपनी विवेक के अनुसार काम कर सकता है। और कर्ता का मतलब होता है वही जो व्यक्ति जो काम करने वाला है। तो मानो एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता माना गया और कहा गया कि उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी स्वतंत्रता है, अपना जिंदगी जैसे चाहे वैसे चला सकता है। आगे इंग्लैंड के टॉमस मोरे और हाईलैंड के इरेस्मस के अनुसार चर्च एक लालची और लूट खसोट संस्था बन चुकी थी, यानी कि इनका कहना क्या था कि जो चर्च है एक लालची और लूटपाट करने वाली एक प्रकार की संस्था है। आगे पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज की आलोचना की गई, जिसका हमने पहली बात कर लिया, पाप स्वीकारो दस्तावेज। आगे पादरियों के अनुसार इस दस्तावेज से लोग धन देकर अपने पापों को छुटकारा पा सकते थे, यह लोगों से धन लूटने का एक सरल तरीका था। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट था ना, इस सर्टिफिकेट के द्वारा सिर्फ धन लूटा जाता था और एक प्रकार का सरल तरीका था। जो लोग हैं डर के नाते पैसा दे देंगे और वो सोचेंगे कि हमारा पाप खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। आगे बाइबल का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने के द्वारा पता चला कि धन आदि लूटने वाली प्रथाएं धर्म के अनुकूल नहीं है, यानी कि धर्म के खिलाफ है। ये जितनी भी चीजें हैं धर्म से रिलेटेड नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऐश्वर्य के लिए, धन लूटने के लिए ये प्रकार की प्रथाएं चला रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे अनुवाद होते चलेगा वैसे वैसे सारी चीजों की सच्चाई पता लगती चलेगी। तो ये थे जी बात विवाद होने के कारण। अब हम बात कर लेते हैं परिणाम। तो ये देखिए परिणाम, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के पोप ने पोप और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध को हटा लिए थे, समाप्त कर लिए थे। इंग्लैंड के शासक भी पोप से संबंध तोड़कर इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए थे। साथ ही साथ कैथोलिक चर्च में कई प्रकार के सुधार हुए, जैसे पादरियों का सादा जीवन, यानी कि अब पादरी अपना सादा जीवन व्यतीत करने लगे थे और साथ ही साथ निर्धनों की सेवा करने पर ज्यादा जोर दिए थे। और स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोग अपनी मन पसंद के अनुसार उपासना की छूट दे दी गई थी, यानी कि जिसको जिस हिसाब से पूजा पाठ करना है उस हिसाब से अपना कर सकता है। ठीक है, हर चीज के लिए वो क्या है, छूट दे दी गई थी। तो ये थे कुछ कारण और कुछ परिणाम। तो हमने क्या क्या चीज समझा, एक बार दोबारा हम इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो हमने ये चीज समझा, 1 नंबर के क्वेश्चन जिसमें हमने रेनेसां व्यक्ति समझ लिया, यथार्थवाद समझ लिया, दीपाइटा समझ लिया, न्यू टेस्टामेंट समझ लिया और यहाँ पे मार्चिसा इस्ताबेले द इस्ती हमने समझा, जो कि एक प्रभावशाली स्त्री थी जिन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में राज्य को संभाला था। सोसाइटी ऑफ जीसस समझ लिया। अभिलक्षण हमने समझा मानवतावाद का। इसके अलावा हमने ये समझा इतावली में सबसे पहले मानवतावाद विचारों का अनुभव क्यों किया गया। इसके साथ साथ इटली के नगरों के पुनरुत्थान के कारण भी हमने समझे। मुद्रण प्रौद्योगिकी के क्या लाभ थे ये भी हमने समझा। साथ ही साथ 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति का वर्णन हमने समझा। मार्टिन लूथर कौन थे और इन्होंने पोप के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया ये भी समझा। और
14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप सभ्यता में आए परिवर्तन और उसकी विशेषताएं क्या थी, इस चीज को समझा। और ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या हुआ, ये चीज हमने समझा। तो इस तरीके से जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर लिया है। आई होप सो आपको सारी चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोट्स पाने के लिए आप इस पर मैसेज कीजिए। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।